Namaskar, I'm Ashok Vyas, and today's show is going to be very, very special because we have someone who has successfully reinvented himself a couple of times with his roots in the spiritual wisdom of Sanatan Dharma and disciple of Swami Sri Ishwaranand Giriji Maharaj, Samvit Sadhak, Rajendra Harshji joins me. Rajendra, welcome. नमस्कार अशोक जी। How are आप you? और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। तो बात आज आपसे जिस विषय पर हम करना चाह रहे हैं, उसका संबंध जीवन के उद्देश्य से है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग पूरे उत्साह से जीवन को अपनाते हैं और कुछ लोग ये सोचते रह जाते हैं कि मुझे करना क्या है? मैं और जहाँ भी होते हैं उनके अंदर एक प्रकार का असंतोष रहता है। मैं अपने एक मित्र को याद करके आपकी तरफ माइक बढ़ाता हूँ, तो वो बहुत सफल अपने जीवन में रहे पर वो हमेशा रहता है कि उनके मन में रहता था कि अरे मैं डॉक्टर तो बना ही नहीं। तो ऐसा कुछ रह जाता है। बहरहाल, तो आप बताएँ कि जीवन और उद्देश्य इसके बारे में कैसे स्पष्टता आई? देखिए अशोक जी, जब हम जीवन की बात करते हैं और उद्देश्य की बात करते हैं, तो उद्देश्य हमेशा शुरू होता है, उसके बाद में कार्यक्रम शुरू होता है। पहले उद्देश्य हो तब कुछ शुरू होता है। और जब हम ने जीवन शुरू हुआ हमारा, जब हमारा जन्म हुआ, तो क्या हमें उद्देश्य मालूम था? हुँ, वो कौन था जिसने हमारा कोई उद्देश्य पहले से तय कर रखा था? या तो ये है कि हमारे जन्म के पहले कोई उद्देश्य तय था जिसके कारण उद्देश्य जन्म हुआ, और या ये है कि उद्देश्य ही नहीं जन्म हुआ और वो सभी का एक ही तरह से है, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे एक अरबपति मल्टी मिलियनर हो, चाहे एक होमलेस हो। तो वो उद्देश्य जो है वो कब हमारे जीवन में आता है, या उद्देश्य क्या पहले से है? तो जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो ये एक उद्देश्य जो है, वो परमपिता परमात्मा का एक उद्देश्य है। और वो इससे शुरुआत करते हैं कि वो जब पहले और कुछ नहीं था, वो केवल अकेला था। एंड एट दैट टाइम ही थॉट आई मस्ट बी टू, बिकॉज़ इट्स वेरी बोरिंग टू बी अलोन। ही स्टार्टेड दिस क्रिएशन, एंड इन हिज क्रिएशन द ह्यूमन बीइंग क्रिएशन इज वन ऑफ द, he said, is my image, is the best creation. So if we see the of his purpose of making this giving a birth to human beings at every level, first he himself is an Ananda Swarup, we say Satya Swarup, सच्चिदानंद स्वरूप, सत और चित आनंद स्वरूप। तो इसलिए उसका उद्देश्य आनंद के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या मैं हमारी तरफ से आ जाता हूँ। आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है और आप ईश्वर की तरफ से देख रहे हैं। हम में से कई लोग सोचते हैं मैं मेरी तरफ से देखो। मेरी बिल्कुल। तरफ से देखने में क्या होता है कि ज़्यादातर जीवन का उद्देश्य जिस तरह से हम बड़े होते हैं समाज में, ये होता है कि भाई नौकरी करके और मतलब अपने बिल चुकाने अमेरिका में कहेंगे तो, और भारत में कहेंगे पेट भरना, ऐसा एक्सप्रेशन रहता था। तो अब पर्पस ऑफ लाइफ वही समझ लेते हैं हम लोग कि कैरियर बनाना इज द पर्पस। सो देर इज प्रोबेबली अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स कि भाई सक्सेसफुल कैरियर होने का मतलब नहीं कि पर्पसफुल लाइफ हो रही है। इस पे थोड़ा आप विचार अपने हाँ, व्यक्त करें। हाँ। तो मैं वहीं आ रहा हूँ एक्चुअली, कि जब आनंद पाना ही एक आदमी का जीवन का उद्देश्य है, जन्म से ही है। और वो आनंद कैसे पाए? अब वो आनंद जो है वो अलग-अलग तरीकों से वो पाना चाहता है। वो सोचता है कि बहुत पैसा हो तो मुझे आनंद मिलेगा। कोई सोचता है कि मुझे बहुत बड़ा अधिकार मिले, पद मिले तो मुझे पैसा मिलेगा। कोई सोचता है मेरे बहुत सारे शिष्य हों तो मुझे आनंद मिलेगा। तो हर एक का अपना-अपना सोचने का एक है कि उसके अंदर से एक जागृति होती है, कि पर उसका जो पर्पस है जीवन का, वो पीछे आनंद ही है। चाहे वो किसी वस्तु में ढूंढे, चाहे किसी व्यक्ति में ढूंढे, तो आनंद ही एक जीवन का उद्देश्य है। अब जो आपका प्रश्न है वो ये है कि ये उसको पता नहीं चलता है कि मैं क्या करूं तो मुझे आनंद मिलेगा। ये एक जो
बड़ा एक कहते हैं कि मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि क्या करूं, इसलिए किसी को तो पता होता है, वो पैशन हो जाता है। कई जो एक्टिंग में चले जाते हैं सब कुछ छोड़ करके, कई लोग पत्रकारिता में चले जाते हैं, पर बेसिकली वो आनंद की खोज ही कर रहे हैं। वहां जाने के बाद भी उनको आनंद मिलता है या नहीं मिलता है, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वो सोचते हैं कि वो आनंद मिलेगा, लेकिन फिर भी हमने देखा है वो सब कुछ छोड़ करके फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, और हमने देखा है पिछले कई सालों में और कई महीनों में कई बड़े बड़े एक्टर और सक्सेसफुल एक्टर सुसाइड की तरफ चले गए। और जैसे आपने कहा तो मुझे याद है विनोद खन्ना इस प्रयोग को लेते हुए वो अमेरिका में रजनीश के आश्रम में रहे, फिर वापस जाके राजनीति में चले गए। तो कितना उन्होंने पेंडुलम कहा जाए अलग हिसाब से, पर सिंसियरली उन्होंने जीवन को अपनाने का प्रयत्न अपने हिसाब से किया। जी। खोज आनंद की है। हम्म। अब मेरे अनुभव से मैं कहूंगा, या जैसा शास्त्र में कहा है, जैसा स्वामी जी ने बताया है, उस हिसाब से मैं कहूंगा, क्या पा रहे हैं उसमें आनंद नहीं आता है, कैसे पा रहे हैं उसमें आनंद आता है। हम्म। जर्नी इटसेल्फ इज एन, यू से, और द होल जीवन का जो एक सफर है वही आनंद है। तो सफर में आनंद है, हमारे किसी लक्ष्य में पहुंचने में आनंद नहीं है। हमारे तो जो भी हम रास्ता तय करें, वो रास्ता ऐसा होना चाहिए जो आनंद से परिपूर्ण हो। उस हाँ, जी। नहीं, इसमें जो बात आप कह रहे हैं वो लोग सोचते हैं ये ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन जब ये हो जाएगा उसके बाद में मैं आनंद के बारे में सोचूंगा। अभी तो मुझे वहां तक पहुंचना है। उनके पास जो भी उन्होंने लक्ष्य लगा रखा हो, चाहे मकान बनाना है या अमुक धनराशि इकट्ठी करनी है, या अगर किसी के ऊपर पहले से कुछ उत्तरदायित्व है पारिवारिक, उनका निर्वहन करना है, बहन की शादी करनी है, जो कुछ भी है, तो वो आप ऐसा कह रहे हैं कि ये सब प्रयत्न करते हुए भी उसको आनंद में रहना चाहिए, ये उसका लक्ष्य है। थोड़ा और इसको आप स्पष्ट देखिए, कराएंगे? जी। जो लक्ष्य है वो तो आनंद प्राप्त करना है। अगर मुझे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनना है और मेरे को उसमें 60 साल लग जाने हैं, 50 साल लग जाने हैं, और उसके बाद ही आनंद मिलने वाला है 4 साल के लिए, तो 50 साल तो मेरे जीवन के बिना आनंद के चले गए। और बाद में भी हाँ, हाँ, बाद में क्या होगा मेरा, ये हाँ, मुझे नहीं मालूम है। हुँ। मिलेगा नहीं मिलेगा वो आगे की बात है। मिलने के बाद में भी मुझ पे क्या इम्पीचमेंट लगेंगे या क्या होगा, क्या केसेस होंगे, मुझे नहीं मालूम। जी, जी। तो इसलिए हमारी संस्कृति में ये कहा गया है कि उद्देश्य आनंद पाना है, उसकी आनंद की खोज करो, पर वो आनंद की जो खोज है वो हर क्षण प्रतिक्षण जीवन में होनी चाहिए। तो जीवन का आज का दिन जो है, इसलिए हम कहते हैं कि लिव इन प्रेजेंट। आज का दिन मेरा आनंदपूर्ण बीते, और हर एक दिन अगर मेरा आनंदपूर्ण बीते तो पूरा जीवन आनंदपूर्ण हो जाएगा। ये जो बात आपने कही ये सुनने में भी अच्छी लग रही है और लगता है कि हमारे दर्शक भी कोई इसको अपने हिसाब से पकड़े और आज को आनंद से अपनाएं। और आज वो दिन है जब ये देख रहे हैं कार्यक्रम, पर आज वो दिन है जिस दिन आप इस बारे में सोच रहे हैं। बहरहाल इस बात को लेके मैं कुछ ऐसे उदाहरणों की तरफ जाता हूँ जो पिछले दिनों हुआ है। कई लोग बहुत सफल अपने करियर की दृष्टि से रहे, उनका बड़ा नाम रहा। इस श्रृंखला में जो कि वैसे अफ़सोस या दुःख की बात है, चाहे सीएनएन पर उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम था या फिर एक बहुत बड़ा नाम था उनका फैशन इंडस्ट्री में, या भारत में एक बहुत बड़े संत हुए अभी कुछ बरस पहले की बात है। ये तीनों उदाहरण जो मैं बिना नाम के ले रहा हूँ, इन सब ने अपने जीवन को स्वयं समाप्त कर दिया, आत्महत्या उन्होंने की। तो ये सफलता के उरूज पर थे और बहुत सारी ऐसी बातें जिसके लिए जगत भागता है पीछे कि मुझे ये मिल जाए, वो सब उनको मिला हुआ था। मगर क्या ऐसा हो जाता है कि या तो पर्पस सूख गया अंदर से, या मुझे पता है हम किसी के मन में प्रवेश नहीं कर सकते, पर ऐसा क्या होता है मनुष्य को कि सबके होते हुए उसको लगता है ये सब निस्सार है? ये एक ऐसा ही है जैसे अम, मुझे मेरे घर में एक समझिए कि गाय है,
किसान के हिसाब से ले ले के गरीब किसान के हिसाब से बात ले लें, एक गाय है और गाय के लिए मुझे चारा लेना है। तब उसको चारा खिलाऊँगा तो गाय जो है दूध देगी। अब मैं अगर चारा खरीदने के लिए गाय को बेच दूँ, तो उस चारे का क्या अर्थ है? फिर मैं आत्महत्या ही करूँगा। तो जो पर्पज़ है आनंद लेना, उसके लिए मैं सारे कॉम्प्रोमाइज़ करके आनंद को ही छोड़ दूँ, तो जो मुझे मिलने वाला है, उसका कोई अर्थ नहीं है, फिर वो खालीपन लगता है। ये बात ना बड़े उत्साह से भरने वाली इसलिए है क्योंकि इसके आसपास के जो प्रश्न मंडरा रहे हैं, हम में से अधिकतर लोग किसी न किसी तरह का तनाव, स्ट्रेस लेके चल रहे होते हैं कि ऐसा नहीं हुआ या अमुक व्यक्ति ने मुझे ऐसा कह दिया या मैं अमुक स्थान पर सही समय पर नहीं पहुँच पाया, वरना मुझे इतना लाभ हो जाता। ये सारी जो बातें हैं घूमती रहती हैं। तो जो आप आनंद कह रहे हो वो किस चिड़िया का नाम है भूल ही जाते हैं इस सारे चक्कर में। तो इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? तो इसके लिए अशोक जी मेरा तो सोच ये है कि हमारी जो परिस्थितियाँ हैं और हमारे जो है वो 2 हैं। एक तो वो चीज़ है जो हमारे हाथ में है, अगर हम प्रयास करें हमको मिल जाएगा। और एक वो चीज़ है जिसमें प्रयास करने पर बहुत सारी चीज़ें बाहर के लोगों पर डिपेंडेंट है, बाहर की परिस्थितियों पे डिपेंडेंट है। तो जब भी हमें कोई एक उद्देश्य को लेकर चलें, जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी कंपनी में एक जॉब करना है, उसके लिए मुझे तो उसके लिए जो मुझे पढ़ाई करनी है, जो स्किल सेट करनी है, वो मेरे हाथ में है। उसमें मुझे आलस्य नहीं करूँ। लेकिन और जॉब अप्लाई करना और वो सब करना मेरे हाथ में है, उसमें मैं आलस्य नहीं करूँ, अपने पूरे मन से काम करूँ। लेकिन वो मुझे कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मेरे हाथ में नहीं है। उसपे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूँ। तो मेरा प्रयास पूरा हो, लेकिन जिसे कृष्ण भगवान ने कहा है फल की चिंता नहीं करो, उसका अर्थ ये है, ये नहीं कि फल की तरफ देखे नहीं, फल के बिना तो निष्फल तो काम करने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो प्रयोजन तो होना ही चाहिए, पर वो प्रयोजन के लिए जो मेरे हाथ में है वो पूरा करूँ और फिर जो है वो फल को एक कहने की तरीका है कि मैं भगवान के हाथ में छोड़ दूँ। उसका कहने का अर्थ ये था कि एक उसके लिए मुझे चिंता नहीं हो। ये आपने जो कहने का तरीका कह के एक और अलग तरह का एक स्थान जो उत्पन्न कर दिया है, तो कोई ऐसे हों जो सुनने वालों में से जिनका सीधा उस तरह के श्रद्धा युक्त भाव नहीं हो भगवान में, तो भी आपका मतलब है कि वो जो अवस्था है, वो एक चैतन्य अवस्था की दृष्टि से एक अम, खिंचाव नहीं हो उसका कि भई यही परिणाम मुझे चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ ये स्वतंत्रता ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके जीवन के बारे में पता है। प्रारंभ में मैंने कहा कि आपने रीइन्वेंट किया अपने आप को कई बार। तो आपने इंजीनियरिंग पढ़ा था, आप भारत में कुछ बड़े संस्थानों के साथ कार्य कर रहे थे, फिर आप एक बार फ़ॉरेन गए, फिर आप वापस भारत आए और एक प्रकार नॉट फॉर प्रॉफिट सेवा कार्य के लिए आप समर्पित हुए। फिर आप अमेरिका आ गए, यहाँ से भी आपने फिर से प्रारंभ किया। तो एक काफ़ी समझिए कि तरह-तरह के परिवर्तन आपने अपने जीवन में देखे। प्रश्न पहला ये है कि जो निर्णय होता है ना हमारा कि मैं ये करूँ, कि मैं वो करूँ, वो सबकी अपनी-अपनी एक प्रक्रिया होती है। आप अपने अनुभव से बताइए कि बेस्ट वे क्या होता है जब मनुष्य के पास या तो ऑप्शंस हों या फिर उसको कुछ नए अम, कीर्तिमान या कुछ कुछ नए द्वार खोलने हों? तो जिस तरीके से मैं करता हूँ वो मैं बता सकता हूँ और वो बेस्ट है नहीं है किसके लागू होता है वो हमें नहीं कह सकता हूँ लेकिन हमारा जो मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह है उसमें प्रोग्राम पहले से है और डेटा हर हमेशा हर समय डेटा उसमें आता रहता है हर दिन उसमें डेटा आता रहता है और वो उसको प्रोसेस करता है लेकिन तकलीफ ये है कि प्रोसेस करने के बाद में वो जो निर्णय लेता है वो निर्णय को हमारा मन सुन नहीं पाता है। अब यहाँ हम जो कह रहे हैं, जिसको कि कई लोग जो एथिस्ट हैं, वो भी मैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो एथिस्ट हैं, वो भी कहते हैं, एक सिक्स्थ सेंस, एक इंट्यूशन। वो इंट्यूशन पर आप जब जाएँगे तो आपका निर्णय बिल्कुल सही होगा। क्योंकि वो जो इंट्यूशन आ रही है, वो सारे डेटा को लेकर के, आपकी कैपेबिलिटीज़ को लेकर के क्योंकि वो आपके दिमाग को मालूम है, कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। आपके मस्तिष्क को मालूम है कि चारों तरफ क्या हो रहा है। वो उसको प्रोसेस करके वो एक निर्णय देता है।
वो निर्णय हमें पता कब चलेगा जबकि हमारा मस्तिष्क शांत हो। उसमें इसीलिए हम ध्यान की बात कहते हैं। ध्यान करने से जो पूरी एक शांति हो जाती है चित्त में, वो चित्त में शांति हो जाने से वो एक इंट्यूशन जो है वो सुनाई देती है, कि ये कर लो। और मेरा अनुभव है कि वो जब भी किया है, तो हमेशा अच्छा रहा है। हमेशा सही रहा है, उसमें मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि वो मेरे दिमाग की जो कैपेबिलिटी मेरे लिए है, वो बेस्ट वही सोच सकता है। मेरे लिए मेरे अलावा और कोई अच्छा नहीं सोच सकता है। तो मेरा जो प्रक्रिया है, वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये आपने दोनों बातें कह दी। एक तो मेरे बारे में मुझसे अच्छा नहीं सोच सकता, लेकिन साथ में आपने ये भी कहा जिसका अर्थ ये निकलता है कि मेरे बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ। जो एक सब जगह है, या जिसको आपने कहा शांत होने से जो इंट्यूशन है, या वो अंदर से जो स्वर आता है, तो अपने आप को सुनने के महत्व को आपने फिर से रेखांकित किया है। ऐसा कहते हुए हम जिस तरह से अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, अब थोड़ा परिवर्तन आने लगा, लेकिन मुझे लगता है माता-पिता ये चाहते नहीं थे कि अपने आप को सुने। वो कहते हैं मेरी सुने मेरी सुने, क्योंकि वो देख रहे हैं अगर पूरे समाज में पैसा अधिक इंजीनियर या डॉक्टर कमा रहे हैं, तो उनके मन में होता है कि बेटा यही करे। चाहे उसके मन में कोई आर्ट फील्ड को लेकर कुछ रुचि हो, तो वो कहेंगे इसको साइड कर। सो आप भी बताइए कि जो एक ओरिजिनल इंडिविजुअल की थिंकिंग खुद के बारे में है, और जो समाज की सोच उसके बारे में, इन दोनों में एक खिंचाव रहता है कहीं न कभी-कभी, और वो पर्पस को डिटरमिन करने में सहायक या बाधक कैसा होता है? क्या कहेंगे? तो फिर उसमें ऐसा है कि आप जो बात कह रहे हैं कि हम इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, जो आपके पे भी काफ़ी रहा होगा, मुझ पे भी काफ़ी रहा। पर वो एक ज़माना अलग था। हमारे जो पु 1 पीढ़ी और 2 पीढ़ी वालों के लिए जो जीवन था भारत में, वो क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल था। वहाँ पर पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ थी। वो अपने अनुभव से कहते थे कि भई पैसा होगा तो सब कुछ मिलेगा। लेकिन आज का अगर आप पेरेंट्स को देखेंगे, तो वो ऐसा नहीं कहते हैं अपने बच्चों के बारे में, इतना, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि नहीं यही करना। वो आराम से कह सकते हैं कुछ भी करो, उनको मालूम है कि कुछ भी करेंगे, उसमें पैसा तो मिल ही जाएगा, जीवन चल जाएगा। तो उसको अपने जीवन अपने हिसाब से करने दो। हमारे जो माता-पिता थे, उनको मालूम था कि सोसाइटी में इंजीनियर, डॉक्टर को ही पैसा मिलता है और किसी को पैसा मिलता ही नहीं है। पर वो ज़माना बदल गया और ज़माने के साथ में पेरेंट्स भी बदले हैं और जो नहीं बदले उनको बदलना चाहिए। अच्छा, बदलाव की बात को लेते हुए अगर आप भारत में अपने जीवन के साथ में अमेरिका आने के बाद जो आपका यहाँ पर जीवन है, उसकी अगर तुलना करें, तो क्या मोटा-मोटी अंतर अनुभूति के स्तर पर मैं कहूँ, बाहरी वातावरण कार्य का तो बदला ही होगा, और जिस भी जगह पर आप काम करते हैं, वहाँ पे जिस तरह के आपके कलीग्स होते हैं, वो भी आपके अनुभव संसार को कहीं न कहीं बनाते हैं क्या? इसके बारे में आप अपना अनुभव बताएँ। तो आप जब आप कह रहे हैं कि अमेरिका और भारत में तो बहुत बड़ा अंतर है। मटेरियलिस्टिक व्यू से लें, तो मैं चाहे कितना भी पैसा कमा लूँ भारत में, मुझे बाहर पॉल्यूशन में ही जाना पड़ेगा। बाहर जैसा वातावरण है, जैसी सड़कें हैं, जैसी व्यवस्था है, उसी में रहना पड़ेगा। और यहाँ वो सब बाहर का सारा वातावरण बहुत अच्छा है। लेकिन कई चीज़ें भारत में बहुत अच्छी हैं, जो यहाँ नहीं है। जैसे मेडिकल। भारत में अच्छे से अच्छी मेडिकल व्यवस्था और आपका खुद का अधिकार है आपके शरीर पे। यहाँ आपका डॉक्टर है, आपको बोलेगा तो वही आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकते। यहाँ मेडिकल व्यवस्था इतनी महँगी है कि एक बार आप उसमें गए, तो आपकी प्रीमियम इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एक आपके लिए बहुत बड़ा एक भार बन जाता है हर आदमी के लिए। और फिर उसके बाद में आप चाहो कि मैं आयुर्वेद को देख लूँ या और किसी को देख लूँ, तो मेडिकल इंश्योरेंस उसको एक्सेप्ट नहीं करती है और वो सारे कॉस्टली हैं। तो वो जो व्यवस्था भारत में है कि मैं फ्री हूँ, मैं चाहूँ तो दवाई लूँ, मैं चाहूँ तो वो दवाई नहीं लूँ। मैं मेरे पास कई ऑप्शंस हैं डॉक्टर्स के पास जाने के। तो वो एक व्यवस्था, हालाँकि ये कहेंगे कि भारत में जो अस्पताल हैं उसमें ऑपरेशन वगैरह के बाद की जो व्यवस्था है उतनी बढ़िया नहीं है जितनी यहाँ है। तो यहाँ तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अस्पताल बहुत अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन एक मुश्किल ये है। दूसरा, भारत में सेवाएँ बहुत ही सस्ती हैं। मैं जो पैसा यहाँ कमाता हूँ, उस पैसे में शायद इतने सेवा के लिए मैं ड्राइवर नहीं रख सकता हूँ, या आप समझिए कि कुक नहीं रख सकता हूँ। लेकिन वहाँ एक मिडल क्लास पर्सन भी एक ड्राइवर रख सकता है, कुक रख सकता है, एक मिडल अपर मिडल क्लास भी। तो वो जो सेवाएँ हैं वो बात है। तो और फिर जो आस-पास का जो है, वो जिस वातावरण में आप और समाज में आप बड़े हुए हैं, तो नेचुरल है, वहाँ तो आपको अच्छा ही लगेगा। पर जो यहाँ पैदा हो रहे हैं, उनको यहाँ अच्छा लगेगा, वहाँ नहीं लगेगा। तो वो तो अपना-अपना है। तो उद्देश्य की बात को लेते हुए साधनों के बारे में भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की। आपने भारत अमेरिका के अंदर मोटा-मोटी जो एक पहला अंतर आपको लगा अपने अनुभव के आधार पर, उसके बारे में आपने बात की। अब थोड़ी-सी बात हम करते हैं नेतृत्व की क्षमता की दृष्टि से, जो क्लैरिटी ऑफ पर्पज़ है, वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसमें चूँकि भारत के गणतंत्र दिवस के समीप हैं हम, तो भारत में किसी भी राजनीतिक दल का संदर्भ लेते हुए नेतृत्व की दृष्टि से आपको विशेष रूप से कौन ऐसा लगता है कि उनका कार्य आप बहुत जिसकी आप सराहना करते हैं? देखिए, वो तो उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जिस तरीके से भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, वो सारा विश्व उनको मानता है, और जो उन्होंने कार्य किए हैं, वो कार्य लोगों तक पहुँच भी नहीं रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। लोग इतने कार्य हर समय हर दिन कुछ न कुछ नया, क्योंकि मैंने मेरी जिन्हें सोचूँ तो पहली बार एक ऐसा व्यक्ति देखा है, नेहरू जी के बाद में मैंने सुना है। अब नेहरू हुँ, जी को मैं उसपे मानता हूँ कि बाद में सुना है, जो 24 अवर्स प्रधानमंत्री हैं। बाकी के सारे प्रधानमंत्री जो थे, वो 24 अवर्स प्रधानमंत्री नहीं थे, 24 अवर्स राजनेता होंगे, या 12 घंटे राजनेता होंगे और 5-6 घंटे प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन ये एक ऐसा शख्स है, जो 24 घंटे प्रधानमंत्री है, और वो प्रधानमंत्री होते हुए भी राजनीति कोई कोई चूक नहीं करता है राजनीति में। तो उसकी जो उसकी जो राजनीति है, वो एक प्रधानमंत्री के व्यवहार से और प्रधानमंत्री के उसके कर्तव्य से बिल्कुल जुड़ी हुई है। ये एक बहुत ही अनूठी बात है। और जब आपने राजनीति की बात कर ली, तो अमेरिका और भारत में मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको। भारत की जनता जितनी प्रजातंत्र में ज़्यादा समझदार और ज़्यादा मैच्योर्ड है, उतनी अमेरिका की जनता नहीं है। मैं अमेरिका की जनता में किसी ड्राइवर से बात करता हूँ और लोगों से उनको मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है। वो जो उनके इतना ज़्यादा हो चुका है उनका सोच, जो उनको कह दिया जाता है, जो उनके 1 या 2 टीवी चैनल जो बता देते हैं, वो ये उनका जो राजनीति का हिसाब से जो उनका एक जागरण होना चाहिए, वो उतना नहीं है, जितना भारत के गाँव के छोटे से किसान का, जो गरीब से गरीब है, वो भी राजनीति से और अपने मतलब में इतना जागृत है कि अगर ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप देखिए कि इतनी तकलीफ हुई जब उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, लाइन में खड़े रहे वो, कोई कम तकलीफ नहीं हुई गरीबों को, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। क्यों? ये कह के कि उसका उद्देश्य सही था। वो सफल नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर उद्देश्य सही था। तो वो जो मैच्योरिटी है, वो मुझे यहाँ कम लगती है। तो इस मैच्योरिटी की बात को लेते हुए एक और मैच्योर सा सवाल ये है कि जीवन के पर्पस के साथ में हमारा सेल्फिश होना और हमारा सेल्फलेस होना, उसको किस तरह से जुड़ा हुआ आप देखते हैं? मैं थोड़ी एक बात और इसमें जोड़ूँ कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि पर्पस मेरा ये है, तो मुझे इसमें सेल्फिश होना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप बताइए, ये दोनों जो शब्द और संक्षेप में सेल्फलेसनेस, सेल्फिशनेस। देखिए, सेल्फिश तो होना ही चाहिए। क्यों? आप अपना काम आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आप अपना अर्थ नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? लेकिन सेल्फलेस अगर नहीं होंगे तो सेल्फिश होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि
आप जो कर सकते हो समाज में है, वो 60% 70% है। 30% तो समाज आपको सहायता देता है। तो जब समाज सेल्फलेस होगा, तो 30% भी मिलेगा। तो आप भी सेल्फलेस होंगे, तो बाकी दूसरे लोग भी सेल्फलेस होंगे, तो जो 30% सहयोग है वो मिलेगा और बाकी आप सेल्फिश हैं, 70% अपना खुद का प्रयास करें। तो दोनों का होना बैलेंस में ज़रूरी है। तो संतुलन की बात को लेते हुए एक बात फिर से दोहराते हुए जो राजेंद्र हर्ष समित साधक जी बता रहे थे कि जब आप अपने आप को सुनेंगे शांत अवस्था में आकर, तो चाहे इंट्यूशन कह दें, आप भगवान आपके अंदर से आपसे बात कर रहे हैं, उनको सुनने की जो आपकी पात्रता बढ़ाने की स्थिति कह दें, वहां से जो उत्तर आता है उसको लेकर आप अपने उद्देश्य या पर्पस के बारे में स्पष्ट होते हैं। और जब आप स्पष्ट होते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं उत्साह के साथ, तो फिर आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। और वो जो अनस्टॉपेबल होना है, वो आपका भी कल्याण करता है, जगत का जगत का भी कल्याण करता है। तो आपका कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना। और आप पधारे राजेंद्र हर्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंगल कामनाओं के साथ में। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ। नमस्कार।